नमस्कार साथियों। आज मैं फिराक गोरखपुरी साहब की गज़ल प्रारंभ कर रहा हूँ। आपने रुबाइयाँ पढ़ी। रुबाइयों के हमने 2 वीडियो बनाए थे। 5 रुबाई थी, पहले में 2 और तीसरे में 3। आज मैं गज़ल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, गज़ल बड़ी है। ऐसी स्थिति में 3 वीडियो होंगे। गज़ल में 10 शेर हैं। मैंने पहले में 4 और बाकी बाद में 3 लिए हैं, क्योंकि वो बाद वाले थोड़े से पहले की अपेक्षा आपके लिए कठिन होंगे। सबसे पहले बात करूंगा गज़ल। ये क्या है? गज़ल एक छंद है, उर्दू भाषा का छंद है। हालांकि हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है, हिंदी वाले भी लिखने लगे हैं। गज़ल में गज़ल एक माला है मित्रों। आप कहेंगे माला कैसे है? माले में तो कई चीज़ पिरोई रहती है। हाँ, उर्दू की शेर व शायरी सुनिए ना। जो उर्दू का शेर होता है, 2 लाइन का शेर होता है। आपने तमाम शेर पढ़े होंगे। यार चलो शायरी सुनाते हैं, एक शेर 2 से क्या शेर मारा है। उर्दू के वो शेर जो हैं, वो तमाम सारे शेर मिला दिए जाते हैं जगह। गज़ल के लिए शर्त है कम से कम 6 शेर होने चाहिए और अधिक से अधिक 10। अब कुछ लोगों ने 11-12 भी लिख दिए हैं, अपवाद हो जाते हैं। सामान्य रूप से जो शेर हैं वो 10 और इस प्रकार एक गज़ल बनती है। दुष्यंत कुमार की गज़ल आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में, क्लास 9th में। कई जगह दुष्यंत कुमार की गज़ल बड़े प्रसिद्ध रहे हैं गज़लकार। हमारे दुष्यंत जी सम्राट कहे गए पूरे। आज मैं फिराक साहब की वो गज़ल आपके सामने रख रहा हूं। 1 मिनट में इसका प्रसंग। यूं तो ये पूरी गज़ल मैंने बताया 10 होते हैं अलग अलग। उसकी एक शर्त है, 10 का एक ही प्रसंग हो सकता है, एक ही बात पे 10 शेर कहे गए हों, अथवा अलग अलग भी हो सकते हैं। ये स्वतंत्रता आप गज़लकार के ऊपर है, उसने कैसे बनाया है। प्रायः गज़लें सामान्य रूप से बनती हैं, समाज के लिए बनती हैं। दुष्यंत कुमार जी की जितनी गज़लें हैं, समाज के तमाम भ्रष्टाचार के ऊपर। ये गज़ल जो है आप देखेंगे, इसमें 10 शेर हैं। 10 शेरों की एक माला है और इस गज़ल है। उर्दू भाषा का छंद मैंने बताया था, इसलिए इसमें उर्दू के शब्द होता है। अब आप जब भाषा का उल्लेख करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। कई जगह तत्सम शब्द आ जाएंगे बीच में, तो आप लिखेंगे भाषा में उर्दू और हिंदी भाषा का समन्वय। उर्दू भाषा की बहुलता अधिक है उर्दू भाषा की, और उनमें जो 2-4 शब्द मैं पढ़ाते बता दूंगा, हर शेर में जो 2-1 शब्द आपको उर्दू को दिखाई दे, उसे आप विशेषता में लिख सकते हैं। नंबर 1, छंद का नाम गज़ल, ठीक है ना। और गज़ल का एक हिस्सा 2 लाइनें शेर कहलाती हैं। आइए पहली एक और बात, फिराक साहब की गज़ल उनके व्यक्तिगत प्रेम पर, बहुत लोग मानते हैं कि उनके व्यक्तिगत प्रेम पर है। अपने प्रेम की असफलता, अपने प्रेम की पीड़ा, अपने प्रेम का दर्द, अपने प्रेम की चाह उन्होंने इसमें व्यक्त की है। लेकिन अगर अलग अलग करके देखा जाए, ये और अच्छी बात है। एक से बंधे हुए भी हैं प्रेम नेपथ्य में, और वास्तव में अगर देखा जाए तो हर शेर उनका अलग अलग अर्थ देता हुआ भी देखा जा सकता है। ये गज़लकार की अपनी विशेषता है। आइए पहला देखते हैं, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की। ध्यान समझिएगा, किताब में शब्द के अर्थ लिखते जाइएगा। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, जिसने पढ़ा नहीं अभी तक, पढ़ना जरूरी है। कहता है नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, शायद एक आध शब्द पल्ले पड़ जाए। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। अब आप इतने देर में शायद उड़ जाने को समझ पाए हो, नाजुक समझ पाए हो, खोले हो समझ पाए हो, 2-4 शब्द। आइए बसंत का वर्णन है। हम अगर देखें तो
बगीचे में फूल खिले हुए हैं। कवि कहता है नवरस, नवरस, नव माने नया और नवरस माने नया रस। नया रस का मतलब नया पराग, नई सुगंध फूलों में आ गई है, नई ऋतु आ गई है। नवरस गुंचे, गुंचे कहते हैं कली को। नवरस माने नया रस और गुंचे माने कली। कली ने क्या किया, बोले पंखड़ियों की, ध्यान दीजिएगा, कली पहले बंद होती है, आपने देखा होगा, बड़ी छोटी छोटी कोमल कोमल कलियां होती हैं और उनके सारी पत्तियां एक साथ चिपकी रहती हैं। जब कली फूल बनती है तो धीरे धीरे वो पत्तियां खुलते हुए और एक बड़ा फूल बन जाती है। उसी का वर्णन है, केवल केवल उसी का वर्णन है। सीधा सार्थ देखें तो गजलकार कहता है, शेर लिखने वाला कहता है कि उसकी नायिका बड़ी हो रही है, उसकी प्रेमिका बड़ी हो रही है और उसकी सुगंध, उसकी महक, उसका रूप निखार ले रहा है। कहते नवरस गुंचे, नए रस से भरी हुई कलियों ने क्या किया, अपनी पंखुड़ियों के, पंखुड़ियां क्या हैं, पत्तियां हैं, पंखुड़ियों की नाजुक, नाजुक कहते कोमल या मुलायम, लिखते जाइए, नाजुक गिरहे, गिरहे का अर्थ होता है गांठ, गांठ। पहले जमाने में जो लोग सोना चांदी रखने जाते थे, लोग कहते थे गिरा गांठ कर दीजिए, गिरो गांठ, लोग बोलने लगे, शब्द गिरह था, गिरह कहते थे गांठ को, गांठ बांध दे, तो कहते नाजुक गिरह। अरे उन कलियों की जो नाजुक गांठें हैं, कोमल गांठें हैं, वो अब धीरे धीरे खोलने लगी हैं, खुलने लगी। साथियों आप कहेंगे नाजुक क्यों कहा, जरा कभी एक कली ले लीजिएगा, हालांकि किसी फूल को तोड़ना अच्छा नहीं होता, कली को लीजिएगा, आप लाख प्रयास कर डालिए, इतनी कोमल होती हैं। गुलाब की कली को ले लीजिएगा, आप अगर नाखून से चाहें कि एक पत्ती भी अलग कर ले जाए तो नहीं कर लेंगे, कली फट जाएगी, उसकी दुर्दशा हो जाएगी, उसका सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। कवि कहता है नवरस गुंचे, अरे नए रस से भरी हुई कलियों ने अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठें खोल दी हैं, खोल करके फूल बनने लगी। पहली लाइन, कोई दिक्कत नहीं ना। बसंत का वर्णन कवि कहता है नए रस में, क्योंकि बसंत में नया पराग आ जाता है, नए रस से युक्त कलियों ने अपनी कोमल कोमल पंखों को, गांठों को खोलना शुरू कर दिया है। आगे कहता है या, साथियों या लगा है अथवा, परीक्षा में दो प्रश्न आते हैं, ये करिए अथवा ये करिए। जहां अथवा वाली बात आ जाए, या आ जाए, कहीं आ जाए, वहां पर एक अलंकार होता है जिसे हम कहते हैं संदेह अलंकार। ध्यान रखिएगा, तो अलंकार कौन सा हो गया, संदेह अलंकार। संदेह इसलिए ये है अथवा ये है, मैं बताया था ना आपको, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, वहां संदेह है। कहते हैं पहली बात उन्होंने क्या कही, पहली बात उन्होंने ये कही कि नए रस से भरी हुई, पराग से भरी हुई कलियों ने अपनी कोमल पंखुड़ियों को खोलना शुरू कर दिया है। अगर ये बात नहीं है तो क्या है, दूसरी बात ये है अथवा उड़ जाने को, ऐसा लगता है ये कोई पक्षी है, उड़ जाना चाहता है, उड़ जाने को। अगर पक्षी हो तो उसके पंख चाहिए, यहां पंख कौन से हैं, क्या रंगो बू, अपने रंग और खुशबू, अपने रंग और खुशबू को गुलशन में, गुलशन कहते हैं बगीचे को, गुलशन में पर तोले हैं। अथवा इन्होंने अपने रंग और रूप को, सुगंध को बिखेरने के लिए, क्यों कली में महक नहीं आती, गुलाब का खिला हुआ फूल होगा, आप बगीचे से निकल जाएंगे, भीषण आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, बेला हो, चमेली हो, जो भी महकने वाले फूल हैं। तो गुलशन बगीचे में पर तोले हैं, पर माने पंख, तोले माने खोल दिए हैं, उड़ना चाहता है ये पक्षी। कुछ लोगों ने भी अर्थ कहा कि रंगो और बू नाम के दो पक्षी हैं, खुशबू और रंग, सुगंध, इन दोनों पक्षियों ने अपने पर क्या है, उन्हीं की पंखुड़ियां, वही गुलाब की पंखुड़ी जो फैल रही हैं, खिल रही हैं। दो अर्थ हुए। कवि को संदेह के माध्यम से उसने व्यक्त किया है, नई नई कलियां अपने रस से भरी हुई, मादकता से भरी हुई नायिका यौवन अवस्था की ओर बढ़ रही है। सीधा सार्थ ले लीजिए आप, किस प्रकार वो उड़ना चाहते, उड़ने का मतलब अब वो समाज में आना चाहती है, अपना प्रचार करना चाहती है, या उसका रूप सौंदर्य निखर रहा है। नवरस गुंचे पंखुड़ियों की, नए रस से भरे हुए पंखुड़ियों की, पंखुड़ियों से अपनी कोमल कोमल गांठों को खोल करके
सामने फूल बन गया है, अथवा ऐसा लगता है कि उड़ जाने के लिए पक्षियों ने अपने पंख फैला दिए हैं और आसमान में उड़ जाएंगे। बगीचे में ही उन्होंने पर को खोल दिया है, पत्तियों का खुलना ही उसके पंख है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मानवीकरण हो जाएगा अलंकार, है ना। उड़ जाने को, पर तोलना, ये सब जो है, गिरा की गांठ खोलना, ये अच्छा इसमें देखें आप उर्दू शब्दों को प्रयोग देखिए, नाजुक, गिरहे, गुलशन, है ना, रंगो बू, ये सारी चीज जो है ये उर्दू के शब्द थे। अलंकार मैंने संदेह बताया और संदेह के साथ आपको क्या बता दिया, मानवीकरण। ये अलंकार एक है। दूसरा देख लेते हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात का वर्णन है, आधी रात का वर्णन है। कवि कहता है, थोड़ा शीघ्रता से बताऊंगा, तारे आंखें झपकावे हैं, तारे जो हैं आंखें झपका रहे हैं। आंखें झपकाने का मतलब क्या है, टिमटिमा रहे हैं तारे। तारे आंखें झपकावे हैं, पहला भाव। जर्रा जर्रा, जर्रा कहते कण कण। इस धरती, 1 बजे रात की कल्पना कर लीजिए, 2 बजे रात की कल्पना कर लीजिए, जर्रा जर्रा सोए है, एक एक कण इस धरती का, सब सोए हुए हैं, नींद के आगोश में हैं, नींद के आलिंगन में हैं। आंखें तारे झपका रहे हैं, जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा के कारण अलंकार हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। ध्यान रखिएगा, पुनरुक्ति प्रकाश, ये अलंकार हो जाएगा इसमें। जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, कहता है अपने मित्र को संबोधित करता हुआ, अपनी प्रेमिका को संबोधित करता हुआ, अपने प्रियजन को संबोधित करता हुआ, अपने पाठकों को संबोधित करता हुआ, कहता है तुम भी सुनो हो यारो, हे यार तुम भी सुनो। क्या, सब में, रात में सन्नाटे कुछ बोले हैं, सन्नाटा कुछ बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, रात में 2 बजा हो, आप किसी ऐसी जगह उतर जाएं, सुनसान जगह पर, जंगल हो, गांव हो, ऐसी सड़क हो, हाईवे हो, जहां कोई न हो, आप तो उतर गए, निकल कर आगे बढ़ना है आपको, गांव की ओर जाना है, शहर की ओर जाना है, उस वहां से रास्ता मुड़ता है। अब जब आप उस अंधेरे में चलेंगे, सुनसान जगह में, तो अगर जरा सा पत्ता भी हिल जाता है तो आपको लगता है कोई है। कभी कभी हवा की सरसराहट भी हमको ऐसा प्रतीत करती है। कहता है तुम भी सुनो हो यारो, अरे यार तुम भी तो सुनो। क्या, रात में सन्नाटे कुछ बोले हैं, ये सन्नाटा भी कुछ बोल रहा है। उसे अपनी प्रेम, और सीधा सा अर्थ लें, उसे अपनी प्रेमिका की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जो रात में जग करके अपनी प्रेमिका की याद में, नायिका की याद में खोते हैं। उन्हें ऐसा लगता है वो हमारे पास है, हमारे समीप है। फिर से एक बार, तारे आंखें झपकावे हैं, तारे आंखें झपका रहे हैं, पूरी धरती का टुकड़ा टुकड़ा, कण कण, रोम रोम सोया हुआ है। हे मित्र तुम भी सुनो, ये सब में इस रात में सन्नाटे भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। सन्नाटों का बोलना, यहाँ भी मानवीकरण हो जाएगा, है ना। मानवीकरण और ये पुनरुक्ति प्रकाश, ये 2 अलंकार मैंने आपको बताए। तीसरा देखते हैं, कहता है हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। क्या, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हुए हैं। यहाँ निराशा है कवि की प्रेम के प्रति, उसके प्रेम की सफलता नहीं मिली, अपने भाग्य को दोष देता है। कवि ने व्यंग उन लोगों पर किया है जो निष्क्रिय होते हैं, काम तो नहीं करते और भाग्य को दोष दे देते हैं। हमारा भाग्य खराब है, हमारा भाग्य खराब है, हमें नंबर अच्छे नहीं आए, भाग्य खराब है, नौकरी नहीं मिली, किस्मत खराब है। कवि कहता है हम हो या किस्मत हो हमारी, मैं हूं या हमारी किस्मत है, दोनों को एक ही काम मिला, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। क्या, बोले किस्मत हमको रोले हुए है और हम किस्मत को रोले हैं। हम तो किस्मत को दोष देते हैं, अब किस्मत भी कहती है कैसा निकम्मा आदमी मिला है कि हर बात में मुझे दोष लगा देता है, कर्म नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता और बात बात पर दोष दे देता है ईश्वर को, विधाता को, भाग्य को, कर्म को। तो कहता है हम, ध्यान रखिएगा बात, कवि यहाँ कर्मशील है, वैसे उसके अपने प्रेम की असफलता में कहता है, बार बार दोष देता है किस्मत को। कहता है ऐसे लोग जो समाज में होते हैं, जो कर्म नहीं करते और भाग्य पर दोष लगाते हैं, ऐसे में स्वयं जो किस्मत है, भाग्य है, वो भी ऐसे आदमी के पास आकर परेशान हो जाती है कि यार कैसा आदमी मिला। हम तो उस आदमी को चाहते हैं जो अरे कैसे संभव नहीं होगा, हम संभव करेंगे, जो होता है होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे होगा, इन शब्दों में जीवन है। ऐसे लोग चाहे। तीसरा, चौथा देख लें, जो मुझको बदनाम करे हैं वे काश इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कुछ लोग दूसरे की निंदा करते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा जो मुझको बदनाम करे हैं, जो लोग मेरे प्रेम को बदनाम करते हैं,
जो प्रेम को बदनाम, किसी के प्रेम को बदनाम करे, किसी के अच्छाई को बदनाम करे, तो ये मान जाओ कि वो ईर्ष्यालु है, उसके पास कोई कुछ करने की क्षमता नहीं है, तभी वो जलता है दूसरों से, निंदक है। कभी कहता है जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें। अरे काश अगर वो इतना सोच लेते, क्या अरे मेरा पर्दा खोले, वो मेरा रहस्य नहीं खोल रहे हैं, मेरी छिपी हुई गलतियों को नहीं बखान कर रहे हैं, अरे या अपना पर्दा खोले हैं, वो अपनी बुराई कर रहे हैं। अपना आप कहेंगे अपनी बुराई कैसे कर रहे हैं? पता लग जाता है कि तुमको कोई चीज प्राप्त नहीं हुई, उसको प्राप्त हो गई है, इसलिए आप जलन के मारे उसकी बुराई कर रहे हैं। साथियों, मुझे एक बहुत शायद बीए वगैरह में रहा होऊंगा, एक पिक्चर आई थी खोटे सिक्के, और मैं देखने गया, उसमें आपको बताएं उसमें है क्या, बिल्कुल बड़ा अच्छा उदाहरण याद आ गया अचानक। अभी हुआ ऐसा उसमें कि जो नायक है वो एक कोठे पर से एक लड़की को लेकर आता है, जो गायिका है, वैश्या का रोल कर रही है, नर्तकी का रोल करती। जब गांव में लेकर आता है, सारे गांव वाले बड़ा भयंकर विरोध करते हैं कि वैश्या है, नर्तकी है। और साथियों, एक दिन वो घर पर नहीं है, गांव में 10, 12, 15, 20 लोगों ने घर के बाहर आकर घेर लिया, उसको निकालने को कहते हैं, निकल जा, गांव को खराब कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। अचानक उसका आगमन होता है पीछे से, मगर वो लड़की जब बाहर निकल कर आती है, नायिका, तो वो पूछती है, उस पति उनका कहता है कि तुम यहाँ क्यों भी इनसे भिड़ी पड़ी हो, जो वो मना करती। वो बोली, पंडित जी आप विरोध कर रहे हैं, आपको कैसे पता? उस गांव के जो पंडित हैं, तिलक लगाए हुए हैं, रामनामी ओढ़े हुए हैं, और वो कहते हैं अरे ये कोठे वाली है। तो वो प्रश्न करती है, पंडित जी आपको कैसे पता हम कोठे वाली है? नायक ने ये प्रश्न किया, तुम्हें कैसे पता? पंडित जी का चेहरा उतर जाता है, तब वो कहती है, पंडित जी खुद हमारे कोठे में कई बार मुजरा देखने आ चुके हैं। तो दूसरे को हम जब दोषी कहेंगे तो फिर हमको हुई, हम किसी को कहेंगे सर इसने चोरी की है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम वहाँ क्या करने गए थे? सर कल रात में ये लड़का जो है उस होटल में घूम रहा था, जिसका मतलब आप भी वहाँ थे ना। जब हम किसी की बुराई करते हैं, वो कहावत है ना, जब हम एक उंगली इधर करते हैं किसी की ओर, तो 3 उंगलियां हमारी ओर होती हैं। कभी कहता है जो मेरा पर्दा, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, उतना सोच लेते कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। साथियों, यहाँ पर हमको किस्मत वाली बात है, यहाँ वियोग श्रृंगार भी नायक का प्रकट हुआ है, क्योंकि उसको अपने प्रेम से की प्राप्ति नहीं हुई है। और इसी के साथ ये थी आपकी गोरखपुरी साहब की गज़ल। 4 गज़लें में 4 शेर सुनाए, और इनमें कल के लिए तैयार रहिएगा, और आज इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो पूछने का प्रयास करिएगा। एक बार फिर, भाषा उर्दू और हिंदी का मिश्रण है, ठीक है ना। अलंकार मैंने बता दिए आपको, रस मैंने बता दिए, और बढ़िया शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक लय है और एक सुंदरता है। और इसी के साथ आज की क्लास को विश्राम विराम, धन्यवाद।